नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है लर्निंग। इसमें देखिए सारे कॉन्सेप्ट जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब हम पढ़ेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर के। सबसे पहले हम लर्निंग को समझ लेते हैं। लर्निंग जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है और वो चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड को डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। लर्निंग जो होती है वो बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहती है। आपका हर दिन जो होता है आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और ये हमारे अंदर एक होनी चाहिए भावना कि हमें लर्न करना है ताकि हमारी डेवलपमेंट हो। इंटरनल, पर्सनैलिटी, सोशल, मोरल, सब तरह की डेवलपमेंट हमें लर्निंग से ही मिलती है। हमें डिसीजन लेने का जो है राइट है, रॉन्ग है, ये मोरालिटी हमें मिलती है लर्निंग से ही। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में जैसे आप किसी भी साइंटिस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं लेकिन उस साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। जैसे क्रो एंड क्रो किया, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड स्किल्स। कि लर्निंग जो है एक ऐसी मतलब वो है कि वो प्राप्त करना, हैबिट्स को चेंज करना, नॉलेज गेन करना, स्किल्स डेवलप करना, तो उस चीज़ को करना वो एक लर्निंग है क्रो एंड क्रो के हिसाब से। टॉर्नबेच के हिसाब से है लर्निंग इज शोन बाय द चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कि एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे जो है पर्सनैलिटी चेंज होती है, बिहेवियर चेंज होता है बंदे का। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो डिपेंडेंट है दूसरे पे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप एडल्ट होते हैं, आपको पता लगना स्टार्ट होता है, मैच्योरिटी आती है आप में, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो सब कुछ जो होता है लर्निंग के वैसे ही होता है। लर्निंग क्या होती है? इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, ये हमने पढ़ लिया। इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना कि किस टाइप से हमें बिहेव करना है दूसरे के सामने, एक्सपीरियंसेस से हम क्या सीख रहे हैं, हमारे स्किल को कैसे डेवलप करना है। एंड कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जैसे एक टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी टीचिंग टॉपिक है, तो टीचिंग टॉपिक के बारे में कोई पढ़ा रहा है तो हम यूँ सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो इसके बारे में आता है। अरे आपको सुनना चाहिए, 100% आपको कुछ ना कुछ नए आइडियाज मिलते हैं, क्या पता उस टॉपिक में कुछ नई एडिशन हो तो आपको बेनिफिट करे। तो दैट इज अ कन्फर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस। आगे जो इसके करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता, एज इसमें मैटर नहीं करती है। आपकी स्किल्स, आपकी हैबिट्स, आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती चली जाती है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली मिलता है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल लर्निंग हमें तभी पता लगेगी जब किसी बंदे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। अब एक बंदा है जो हमेशा इस चीज़ को डिनाई करता रहता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन जब उससे उसकी बेनिफिट्स पता लगेंगे कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा। मान लीजिए खाना बनाने का है, अब जब तक हम खाना मान लीजिए टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, लेकिन फिर भी हम उसी प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं, जब तक हम उसका नया प्रोसेस सीखेंगे नहीं, चाहे अपने एल्डर से सीखें चाहे नेट के थ्रू सीखें, तो हमें जब तक मॉडिफिकेशन मिलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है वहाँ पे। तो जब तक हम न्यू लर्न नहीं करेंगे हमारी वो आदत, हैबिट चेंज नहीं होगी। देन है लर्निंग इज यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है लर्निंग किसी एक ही नेशन के लिए एक प्रोसेस है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड लर्निंग जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता रहता है, सबको एक्सपीरियंसेस देता रहता है। तो लर्निंग जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब जैसे चाइल्ड छोटा है, पैदा हुआ है, वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, उसको कुछ नहीं पता कि ये किस क्या ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये गर्म है, ये ठंडा है, मुझे इसको छूना है, इसको नहीं छूना है, या मुझे यहाँ जाना है या मैं गिर जाऊंगा। तो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है। तो धीरे धीरे जैसे वो लर्न करता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि वो कच्ची मिट्टी होता है बच्चा, उसे जैसे आप मोल्ड करेंगे, जैसा घड़ा आप बनाना चाहेंगे वैसा वो बन जाएगा। तो वो जैसे जैसे ग्रो करेगा तो वो लर्निंग के थ्रू अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को उसमें फिक्स करता जाएगा। लर्निंग जो होती है पर्पजिव होती है और गोल ओरिएंटेड होती है। बिल्कुल अगर हमारे लर्निंग का हमें ये पता है कि भी इस चीज़ को, अगर मान लीजिए आप पेपर का एग्जांपल लीजिए, अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरे पेपर हैं, अगर पेपर नहीं होंगे तो मैं इसे क्यों पढ़ूंगी? क्योंकि एक गोल हमें सामने दिखना चाहिए, उसी की वजह से पर्पजली हमें लर्निंग आती है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सारे में यही बताया गया है, चाहे वो कुछ भी है, स्किल्स डेवलप हो रही है, मोरलिटी डेवलप हो रही है, मतलब ये प्रोसेस है डेवलपमेंट का। अब जैसे इसमें डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दो तरह की डेवलपमेंट होती है, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब मान लीजिए सोसाइटी में जो ये एक पिक पॉकेटर्स हैं या मतलब कुछ भी चुराने वाले बंदे हैं, चोर हैं, तो वो एक डेवलपमेंट तो हो रही है उनकी फील्ड में, लेकिन वो अच्छी लर्निंग नहीं है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग होनी चाहिए और सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें। देन लर्निंग इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल हम नए नए एक्सपीरियंस करके ही लर्निंग को सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेव को चेंज करना, दैट इज लर्निंग। लर्निंग जो है इसमें अचीविंग टीचिंग ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल अगर हम इस पे बात करते हैं स्कूल में लर्निंग की, तो वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जैसे करिकुलम्स जो हैं, आपका इंटरेस्ट
है, आपके स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने को लर्निंग बोलते हैं। ये आपके हेल्प करता है लर्निंग इस चीज़ को अचीव करने में। लर्निंग ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ सीख ली तो आपको वो चीज़ उसमें कुछ एडिशन नहीं करना या वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है चेंज, ट्रांसफरेबल है। लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, बिल्कुल आप अपने आप की भी सोचेंगे लर्निंग करते हुए कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, और सोसाइटी के हिसाब से भी कुछ चीज़ आप नई लर्न करते हैं। लर्निंग आपको ऑल अराउंडर बना देती है, बिल्कुल ऑलराउंडर बना देती है कि वो हर चीज़ में आपको चाहे वो आपकी सिर्फ डेवलपमेंट है या बैलेंस्ड कुछ भी चीज़, किसी भी फील्ड में आप लर्निंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एकेडमिक में ही कर सकते हैं। लर्निंग इज रिसर्च, ये एक रिसर्च है कि भाई आप रिसर्च कर करके, एक्सपीरियंस कर करके, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके भी लर्न करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ का कि भाई क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं है, इस टाइप से हम प्रोग्रेस करेंगे, तो ये चीज़ें हमें सिखाता है। लर्निंग क्रिएटिव है, एक्टिव है। लर्निंग इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल मतलब जहाँ पे आपकी थिंकिंग काम करती है, आपकी क्रिएटिविटी काम करती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल। लर्निंग जो है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप है, और इसी पे आपकी कई सारी थ्योरीज हैं, टाइप्स जितने हैं इसके ये देख लीजिए। एनिमल लर्निंग होती है, ह्यूमन लर्निंग, जो एनिमल्स में हो वो एनिमल लर्निंग, ह्यूमंस में हो ह्यूमन लर्निंग। मोटर लर्निंग में क्या आता है, जैसे सेंसरी मोटर की आती हैं, जैसे कि सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस के थ्रू कुछ भी लर्न करना, उसे सेंसरी मोटर कहते हैं। परसेप्चुअल मतलब कि लर्निंग जो हैबिट एंड कॉम्प्लेक्स स्किल एक्वायर करे, जैसे कि आपकी डांसिंग है, साइकिलिंग है, राइटिंग है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है परसेप्चुअल में। आइडिएशन लर्निंग में परसेप्चुअल लर्निंग जो हमने पहले ही पढ़ ली है, परसेप्चुअल मोटर लर्निंग था, वो परसेप्चुअल लर्निंग मतलब जिसमें कुछ भी हो कि आप अपने सेंसेस के द्वारा कर रहे हैं, वर्ड्स बोल के कर रहे हैं, कुछ भी सिंबल्स लिख रहे हैं, किसी के द्वारा भी लर्निंग हो। देन कॉन्सेप्चुअल आपकी लर्निंग क्या होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग कि भाई आपने कॉन्सेप्ट देख लिया अपने माइंड में और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग क्या होती है, दैट इज अ रिसर्च वर्क, मतलब जैसे कि जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि आप अगर दुखी हैं तो हम आपकी सैडनेस को पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़, और खुशी है जैसे, तो वो चीज़ आती है आपकी इसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में। एसोसिएटिव मतलब रिलेशनशिप थ्रू एक्सपेरिमेंट या किसी भी चीज़ से एक दूसरे से कनेक्ट करके उसे सीखना। वेरियस एस्पेक्ट जैसे कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव में वही आती हैं आपकी स्किल्स आती हैं, आपकी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है कॉग्निटिव में, जहाँ आप थिंकिंग पावर को करते हैं। एटीट्यूडनल जहाँ पे एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ की बात होती है। लर्निंग बाय स्किल्स, ये भी स्किल्स मतलब ये पूरा जो है स्किल्स के द्वारा लर्न करना, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर में आता है आपका। इंटेलेक्चुअल लर्निंग बता दी मैंने, जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, रीजनिंग पावर जहाँ डेवलप होती है, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप कैपेसिटी होती है, वो होती है इंटेलेक्चुअल। एप्रिसिएशन मतलब जहाँ पे गुड बैड का आपको पता लग जाता है, वो होती है। इमिटेटिव लर्निंग मतलब जहाँ पे आप इमिटेट करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं, जैसे कि ड्रामा है, कुछ भी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जहाँ पे आप में कैपेबिलिटी आ जाती है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लर्निंग। ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में आता है कि लर्निंग की डेफिनेशन पूछ लिया आपने, तो लर्निंग की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, जैसे क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन लिख दी है आपने, दूसरी स्किनर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस टाइप से डेफिनेशन लिख के लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बता के कि वो हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्रीज करती है, या उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में लिख दें, और फिर उसके बाद एक जो भी आपकी थ्योरी आए उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, तो और 16 मार्क्स का आपका डन हो जाता है। मतलब मैक्सिमम आप इस 5 पेज भरेंगे, दैट इज इनफ। तो अब सबसे पहले बिहेवियरिज्म क्या होता है, इस पे मतलब क्वेश्चन वैसे जनरली नहीं आया हुआ अभी, पर होता क्या है, रिप्रेजेंट ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज होती है कि जानना, किसी इंडिविजुअल को जानना, कोई किस चीज़ की कंडीशनिंग लग रही है, कैसे आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, कैसे आपकी हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो वो आता है बिहेवियरिज्म में। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है। थ्योरी ऑफ लर्निंग में इसके आ जाते हैं कि जो रिलेशनशिप है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का, वो क्या है, कैसे होता है, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ लर्निंग इसमें 3 तरह की थ्योरीज आगे आती हैं, वो हम पढ़ते हैं, जो कि बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होती है आपकी। तो सबसे पहले है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, ये बहुत इजी थ्योरी है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न होने वाली थ्योरी है। इसे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी बोला जाता है। और ये जो लर्निंग होती है बाय सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, मतलब किसी पुरानी चीज को एक आगे वाली चीज से कनेक्ट करते रहना, उससे उनकी लर्निंग होती है। जैसे किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को किसी एक सिचुएशन में डाल दिया जहां उसकी पजलिंग सिचुएशन है, तो वो जो है वहां पे कई सारे एरर करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जब उसी ऑर्गेनिज्म को कई बार रिपीटेडली उसी सेम सिचुएशन में डाला जाएगा, तो उसके एरर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे और उसका रिस्पॉन्स जो है बढ़ जाएगा, उसकी लर्निंग जो है बढ़ जाएगी। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने रैट के ऊपर, कैट के, मंकी, चिकन एंड फिशेस के ऊपर किया था। तो इसमें जो है कैट अपनी नॉलेज कैसे गेन करती है वो देखा गया है।
कैट को एक केज में बंद किया है, कैट के पास अंदर एक लीवर है जिसको वो अगर पैर से या हाथ से प्रेस करेगी तो उसका गेट खुल जाएगा, और गेट खुलते ही बाहर क्या रखा गया है, फिश रखी गई है। तो ये एक पजल बॉक्स में ये बनाया गया है। तो इसमें फिश क्या काम रोल प्ले कर रही है, इसमें सब्जेक्ट जो होगी वो हमारी कैट होगी, जिसकी हमें लर्निंग देखनी है कैसे वो सीखती है। स्टिमुलस इसमें फिश हो गया, मोटिवेशन उसकी क्या है, स्मेल है, एंड ड्राइव क्या है, हंगर है। ये चारों चीजें काम करती हैं। अब वो बहुत ज्यादा जो है उतावली हो रही है बाहर आने के लिए, क्योंकि उसको फिश की जो खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, वो उसको मोटिवेट कर रही है कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलूं। बट इस पजल बॉक्स में उसको पता नहीं है, वो स्क्रैच कर रही है, स्नैच कर रही है, जंप कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो लीवर प्रेस करते ही उसका वो खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने किया नहीं है, इट्स अ फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही उसको बाहर स्टिमुलस जो है, फिश जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, स्मेल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो लीवर उससे मान लीजिए 1000 प्रैक्टिस के बाद दब जाता है और वो खुल जाता है और वो बाहर आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये चीज रिपीटेडली होगी, सेकेंड टाइम भी वो थोड़ी बहुत गलतियां करेगी, थर्ड टाइम भी करेगी, लेकिन जब उसका 5वां 6ठा 7वां आगे टाइम आता जाएगा तो उसको ये पता है कि इस लीवर को प्रेस करते ही ये गेट खुलेगा और गेट खुलते ही मुझे खाना मिलेगा। तो ये चीज इसमें है कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स कैसे मिलता है आपको। अगर आपका स्टिमुलस, देखिए इसमें कुछ चीजें हैं ध्यान देने वाली। सब्जेक्ट तो कॉमन है, स्टिमुलस भी मान लीजिए कॉमन है, लेकिन ड्राइव, अगर उसको भूख ही नहीं होगी तो वो क्यों ट्राई करेगी लर्न करने का, क्यों कोशिश करेगी बाहर आने का, चाहे उसे कितनी भी अच्छी स्मेल आती रहे। तो इसलिए इसमें काम करते हैं, ड्राइव भी काम करती है, मोटिवेशन मतलब उसकी खुशबू आ रही है तभी वो तड़प रही है एकदम, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज और बाहर आने के लिए तड़प रही है। स्टिमुलस फिश रखी है इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगी। अगर ये सब चीजें नहीं हो तो उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, फिर वो केज में ही रहेगी, वो इतना बाहर आने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये है आपका थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट। अब असेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी का क्या है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब है कि ट्राई करते रहो, एरर होंगे तो उससे आपकी लर्निंग हो जाएगी। डेफिनेट गोल मतलब एक गोल डेफिनेट होना चाहिए कि मुझे अभी कैट के लिए गोल क्या था इसमें, कि फिश पानी है मुझे, दैट्स इट। तो ऑब्स्टेकल्स मतलब इसमें ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अचीव करते जाएंगे अपने गोल को तो आप ऑब्स्टेकल्स जो हैं उन्हें पार करते जाएंगे। वेरियस रिस्पॉन्स, बिल्कुल जब एक हमने किसी को वो दे दिया, गोल दे दिया, तो उसमें वो रिस्पॉन्स भी करता रहेगा। रिस्पॉन्स कई बार यूजलेस भी हो सकते हैं, मीनिंगलेस भी हो सकते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल गोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उसे अचीव करने में अपने गोल को, कि कहीं ना कभी तो उसे चांस मिलेगा सक्सेस का। तो यही है चांस सक्सेस की, भाई या तो उसे बाई चांस भी मिल सकती है, लेकिन जब स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो अपनी वैरायटी ऑफ वेज देखेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो उसे सक्सेस मिल जाएगी। एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स, जो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स हैं वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्स, फिर उसके जो राइट रिस्पॉन्स मतलब उसको ये पता है कि ये लीवर दबाते ही मैं बाहर आऊंगी और गोल अचीव कर लूंगी, तो फिर ये उसके बढ़ते जाएंगे। अब थॉर्नडाइक के हिसाब से क्या था, लर्निंग जो है वो एक प्रॉब्लम, लर्निंग क्या है, सब्जेक्ट को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे दो और गोल दे दो कि भाई उसको लर्न करना है, अचीव करना है। सब्जेक्ट जो है ईगर हो, बहुत ज्यादा सीखने के लिए उत्सुक हो। अचीवमेंट गोल का आसान नहीं होता, लेकिन बिगनिंग में क्या है, सब्जेक्ट को पता नहीं है कि ये ट्रायल है, इसमें किस तरह से बाहर जाना है। ये बिल्कुल उसी के बेस पे ही है कि सब्जेक्ट धीरे धीरे पॉसिबल एफर्ट्स करता है, फिर वो अचीव करता है अपने गोल को, और गोल अचीव करने के बाद उसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। अब इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, सेटिंग गोल्स, गोल्स को सेट कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए स्टूडेंट्स को कि उस गोल को अचीव कैसे करें, उनको बताइए कि आप गोल अचीव करेंगे तो आपको ये मिलेगा, स्टिमुलस दीजिए उन्हें। लर्निंग जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऐसे नहीं आता कि एकदम चुटकी बजाई और आ गया। ईजी से डिफिकल्ट की तरफ भी, फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, पहले आसान चीजें दीजिए बच्चों को, आसान प्रोजेक्ट दीजिए, धीरे धीरे उनको डिफिकल्ट की तरफ कीजिए। अगर आपने जाते ही पढ़ाई में, मान लीजिए आप 3rd क्लास को पढ़ा रहे हैं, जाते ही आपने कोई ऐसी चीज करवा दी जो उन्हें समझ आ ही नहीं सकती, तो आप स्टेप वाइज चलिए ताकि उन्हें वो चीजें समझ आए। एम्फेसिस ऑन एक्सरसाइजेस, ताकि वो असेसमेंट्स और लर्निंग उन्हें धीरे धीरे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस नोटबुक्स ऐसे कुछ बनवाइए ताकि वो आसानी से सीख सकें। यूजफुल ऑफ मेंटली, मतलब ये मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो है धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनके लिए यूजफुल है ये ट्रायल एंड एरर, कि भाई तुम ट्राई करते रहो, एरर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है, गुड हैबिट्स को डेवलप करती है, स्किल डेवलप करती है, सेल्फ लर्निंग को डेवलप करती है। और लर्निंग बाय डूइंग, कि आप खुद कीजिए, करते करते आप सीख जाएंगे। क्रिटिसिज्म बहुत हुआ इसका, कि इसको कहा गया कि ये जो है यूजलेस एफर्ट्स है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। डिस्क्रिप्टिव है कि भाई सब्जेक्ट ने लर्न कर लिया, ये तो बता दिया, लेकिन किस तरह से लर्न किया एक्सप्लेन नहीं किया। लर्निंग इज मैकेनिकल, कि भाई इसमें मेंटल स्किल्स को कोई रोल नहीं दिया गया है, मैकेनिकल बता दिया गया है कि सिर्फ करो और सीख जाओ।
देन रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, वही ऊपर वाला ही आ गया कि रट्टाफिकेशन टाइप है ये। कोलर ने इसको क्रिटिसाइज किया कि इम्पॉसिबल टू लर्न विदाउट इनसाइट, की भी कोई आपका अगर लक्ष्य नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपके लर्निंग का कोई वो नहीं है। देन लॉ ऑफ लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में क्या आता है, जिसमें कि लॉ ऑफ रेडीनेस आता है। रेडीनेस में क्या है, फिजिकल एंड मेंटल प्रोग्रेस होती है इसमें। ये देखिए क्या है, इस बेसिस ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, इस बेसिस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग किसके, कि भाई आप तैयार हैं कुछ भी नया सीखने के लिए, किसके बेसिस पे, मतलब कि किसी चीज को एक बेस लेके आप तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, वो कहती है रेडीनेस ऑफ लर्निंग। कि लॉ ऑफ रेडीनेस यही है कि अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए ताकि वो रेडी हों सीखने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, उनका इंटरेस्ट लाइए। पढ़ाई की बात हो रही है यहाँ पर कि पढ़ाई में, एकेडमिक में उसका इंटरेस्ट लाइए। जैसे कैट को एक इंटरेस्ट दिया गया, एक स्टिमुलाई दिया गया, उसको रेडी किया गया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इसके लिए लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब यही है कि अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए, उनका इंटरेस्ट डेवलप कीजिए ताकि वो इस चीज में अचीवमेंट में लर्निंग को कर पाएं। नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि किसी चीज को आप बार बार करके देख रहे हैं, और एक्सरसाइज की मतलब रिपीटिशन, आप उसको चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा और आपको वो चीज अचीव हो रही है। तो इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज में या प्रैक्टिस कर करके देख रहे हैं, तो इसमें क्या आती है, लॉ ऑफ यूज आता है, लॉ ऑफ डिसयूज आता है। यूज में क्या है, स्टिमुलेशन से आपको रिस्पॉन्स मिला, ये कनेक्शन है इनके बीच में, तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिसयूज में आता है कि स्टिमुलेशन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है उन दोनों के बीच में, तो उससे स्ट्रेंथ कम होगी। मान लीजिए कि अब ये है कि जो कैट है उसको भूख ही नहीं है, उसको हंगर नहीं है इस टाइम, तो उसको वो स्टिमुलस कोई काम नहीं आएगा इस टाइम। और यहाँ पर क्या है, सिचुएशन और रिस्पॉन्स काम आए तब वो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ाता है, तो वो आता है लॉ ऑफ यूज में, एंड लॉ ऑफ डिसयूज है ये। देन इसके आगे बता रखा है इसके जो फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स बनाइए, एरिडिक्शन ऑफ बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, जैसे नेल बाइटिंग है, अंगूठा चूसना है, ये टाइप की। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कीजिए, अपनी हैंड राइटिंग को अपनी इंप्रूव कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक में है तो पढ़ाई में अच्छे रहें, डांस में कीजिए, सिंगिंग में कीजिए, म्यूजिक में कीजिए, स्पोर्ट्स में कीजिए, तो ये स्किल डेवलपमेंट होते हैं आपके। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट आपका क्या है, इसमें जो है सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन की बात की गई है। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप डिससेटिस्फाई हैं उस चीज़ से। तो इसमें अवॉर्ड एनकरेजेस की बात की गई है कि आप जैसे कि लर्निंग एंड पनिशमेंट रिवर्स, कैसे कि जैसे कि आप कोई चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो आपको ये बताया जाएगा कि आप ये चीज़ अच्छी करेंगे तो आज आपको चॉकलेट मिलेगी, तो मतलब बच्चे को वो रिवॉर्ड मिला तो उसकी लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो और कोशिश करेगा उसको करने के लिए। या फिर आप ये कहें कि इस बार जो असाइनमेंट आपके हो रहे हैं इसके नंबर आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे, तो वो स्कूल के टेस्ट में भी, जो सिंपल टेस्ट होते हैं क्लास के, उनके लिए भी ज्यादा मेहनत करेगा। तो वो होती है लॉ ऑफ इफेक्ट कैसे डाल रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये एजुकेशन पे कैसे असर डालती है, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, प्लेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस मिलता है उन्हें, जो कि आप उनके लिए बहुत ही सुखदायी टाइप होता है। इमोशंस पे इफेक्ट डालती है। देन इजी से डिफिकल्ट की तरफ आती है। नोवेल्टी है, एडिक्शन ऑफ डेलिकेट बिहेवियर, एंड प्रेज एंड एनकरेजमेंट, कि भाई ये मैंने लास्ट में बताया आपको, प्रेज एंड एनकरेजमेंट, चाहे उनके लिए क्लैपिंग करवा दीजिए, चाहे उनको चॉकलेट दे दीजिए, मतलब कोई छोटी सी चीज़ भी अगर बच्चे के लिए टीचर करती है तो उसे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं इस चीज़ को और बेटर करूंगा, तो मैम नेक्स्ट टाइम मेरी फिर से क्लैपिंग करवाएगी और मेरे लिए जो है चॉकलेट लेके आएगी। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये हमारे प्राइमरी लॉज में चल रहे थे लर्निंग के, अब सेकेंडरी लॉ आ गए हैं। सेकेंडरी लॉ में सबसे पहले हम इसमें देखिए, बुक में जो है अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं, ये हम इसे स्टेप वाइज पढ़ते हैं। स्टेप वाइज मतलब सबसे पहले लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब बिगिनिंग कैसी होती है। देखिए यूं कहते हैं ना, सब ये बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो बिगिनिंग स्टेज होती है, आप उसमें क्या है, इंप्रेशन अपने परमानेंट कर लेते हैं। टीचर और बच्चा जो होता है वो बहुत सीरियस होता है स्टार्टिंग में, अगर उसको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, स्टार्टिंग में इजी लग रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट को भी आसानी से कर लेगा। लेकिन प्राइमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में आप बच्चे को क्या डिलीवर कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब है रिवीजन। जैसे बच्चा बुक्स की, जैसे हम पेपर होता है, पेपर से पहले तक हम रिवीजन करते रहते हैं कि हमें हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, रिवाइज करते रहना, तो वो होता है रिसेंसी, कि भाई आप रिवीजन करते रहें अपनी चीज़ों की, बार बार रिवाइज करते रहें, तो वो चीज़ आपको पक्की लर्न हो जाएगी। लॉ ऑफ इंटेंस ऑफ स्टिमुलस,
इसमें क्या होता है कि अगर स्टिमुलस आपका बहुत इंटेंस है तो आपको रिस्पॉन्स भी इंटेंस ही मिलेगा, अगर स्टिमुलस वीक है आपका तो आपको रिस्पॉन्स भी वीक ही मिलेगा। तो इसमें क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे फिश रखी है और वो ताज़ी नहीं है या उसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ रही है, तो उतनी कोशिश कैट नहीं करेगी। अगर यहाँ पर फ्रेश फिश रखी है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई और कैट हंगरी है, तो वो हर तरह के हाथ पैर मारेगी उस चीज़ को बाहर अचीव करने के लिए, लर्न करने के लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि आपका जैसा स्टिमुलस होगा वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देन है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब कि बार बार कोशिश करें ताकि आप फाइनल गोल पे अपने पहुंच जाएं। देन है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। अपना एक इंटरेस्ट मीन्स कि आप कितना उस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, उस टास्क को करना चाह रहे हैं, तो तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है उसको इंग्लिश लैंग्वेज से हेट है तो वो इतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अगर किसी में इच्छा है, अंदरूनी इच्छा है, उसका मतलब इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो वो उस चीज़ को जल्दी से अचीव कर सकता है। देन आपका नेक्स्ट अगला आता है लॉ ऑफ एनालॉजी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि पिछली सिचुएशन में कोई नई चीज आप ऐड करके सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप एक धारणा बना लें कि मेरी तो इस चीज में पक्की नॉलेज है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिल रही है तो उसमें आप सीख के ऐड करके और फिर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। देन है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी का मतलब पार्शियल, जैसे नेम से पता लग रहा है कि भाई कोई अगर चैप्टर, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर चैप्टर बहुत टफ है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे पार्ट्स में बांट सकते हैं। आपको मान लीजिए एक दिन में कंप्लीट करना है वो 10 पेज का चैप्टर, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप डेली क्या करेंगे, 2-2 पेजेस करवाएंगे ताकि बच्चों को वो अच्छी तरह समझ आए। तो पार्शियल का मतलब है कि उन्हें पार्ट्स में लर्न करवाना। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब है कि जैसे जानबूझ के आपके स्टिमुलस को शिफ्ट कर देना ताकि आपको और अच्छी लर्निंग हो। मान लीजिए फिश है और कैट है यहाँ पर, तो कैट जो है फिश के लिए, कैट जो है वो फिश के लिए ट्राई कर रही है कि वो बाहर आएगी और फिश खाएगी। लेकिन मान लीजिए फिश, कैट जो है वो आ तो गई है बाहर, उसे स्मेल भी अच्छी आ रही है और खुशबू भी, लेकिन उसे फिश दिखाई नहीं दे रही। फिश जो है हाइट पे टांग दी है, तो वो उसके साथ एक और एडिशन कर देगी, मतलब एसोसिएट शिफ्टिंग कर देगी अपनी लर्निंग में कि मुझे बाहर भी निकलना है और मुझे जंप भी करना है ताकि मैं फिश को पा सकूं। देन है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ये आपको पहले ही बता दिया मैंने, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस वही सेम दोबारा आ गया है कि भाई आपका अगर स्टिमुलस वीक है तो रिस्पॉन्स भी वीक होएगा, स्टिमुलस अगर इंटेंस है तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी इंटेंस होएगा। तो इसमें जो है बच्चे क्या समझते हैं कि कैसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, हमें क्या चीज़ वो मिलने वाली है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देना है। तो ये आपका था ट्रायल एंड एरर थ्योरी।